नमस्कार, मैं गीतिका कपिला, सिविल जज नाहन, आप सबका इस विचार विमर्श में स्वागत करती हूँ। कोरोना महामारी ने जहाँ सारे संसार को अपने जंजाल में जकड़ रखा है, वहीं इसने हमें नए नए अवसर तलाशने का मौका भी दिया है। इस भयानक बीमारी के चलते भौतिक तौर पर विधिक साक्षरता शिविर का लगाना संभव नहीं है, परंतु नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मिशन व मोटो के मद्देनजर तथा HP स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देशों व डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नाहन सिरमौर के मार्गदर्शन पर सब डिवीजन लीगल सर्विसेज कमेटी ने आप सब लोगों तक कानून संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल माध्यम का अवसर तलाशा और आज हम आप सबके बीच में डिजिटल माध्यम के थ्रू ही एक विशेष महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्री प्रताप सिंह ठाकुर जी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तथा यह सब डिवीजन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। हमारे साथ आज एक महत्वपूर्ण विषय जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपराध से पीड़ित लोगों को मुआवजा प्रदान करने द्वारा बनाई गई स्कीम है, इस पर चर्चा करेंगे। श्रीमान जी, मैं आपका आज इस विचार विमर्श पर स्वागत करती हूँ। श्रीमान जी, कृपया हमें सबसे पहले यह बताएं कि ये जो हिमाचल प्रदेश अपराध से पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2019 है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? आपके प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं तथा उन लोगों का भी जिन्होंने आज हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग लिया है। जो हमारा आज का महत्वपूर्ण विषय है, मैं समझता हूं इसकी महत्ता एवं अपरिहार्यता माननीय एवं परम श्रद्धेय श्रीमान कृष्णा अय्यर जी, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के महानतम न्यायाधीशों में से एक थे, के शब्दों जो उन्होंने एक मुकदमे में माड़ूराम एवं अदर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1981 एक SSC 107 जो 1980 AIR सुप्रीम कोर्ट 2147 में भी रिपोर्टेड है, मैं कहे थे। और कौन कह सकता है इससे अच्छी तरह इस सब्जेक्ट के बारे में। मैं उनके शब्दों को ही अंग्रेजी में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। If crime claims a victim, criminology must include victimology as a major component of its concerns. Indeed, when a murder or other grievous offense is committed, the dependents or other aggrieved persons must receive reparation and the social responsibility of the criminal to restore the loss or heal the injury is part of the punitive exercise. But the length of the prison term is no reparation to the crippled or bereaved, and is futility compounded with cruelty. Can stories earn or animated bust call to its mention the fleeting breath? Equally emphatically given perspicacity and freedom from sadism, can flogging the killer or burning his limbs or torturing his psychic being bring balm to the soul of the dead by any process of thanatology or make good the terrible loss caused by the homicide? Victimology, a burgeoning branch of humane criminal justice, must find fulfillment not through barbarity but by compulsory recoupment by the wrongdoer of the damage inflicted, not by giving more pain to the offender but by lessening the loss of the fallen. The state itself may have its strategy of alleviating hardships
of victims as part of Article 41. मैं आपको यह बता दूं कि काफी समय पूर्व तक जुर्म से जुड़ी जो न्याय प्रणाली थी, इसका झुकाव जो था वो मात्र दोषी को सजा देने या फिर उसके सुधार की ओर ही था, तथा आहत शास्त्र यानी कि विक्टिमोलॉजी की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं था। वह जुर्म के शिकार हुए व्यक्ति को उसके अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था, तथा अगर वो चाहे तो उससे मुआवजा सिविल न्यायालय में दावा दायर करके वसूलना पड़ता था। परंतु समय के साथ साथ इस दृष्टिकोण में बदलाव आया तथा सारे संसार में फौजदारी कानून का ध्यान अपराधों से पीड़ित लोगों की ओर जाने लगा तथा उसकी भागीदारी भी इसमें मानी जाने लगी। इतिहास इस मामले में बहुत लंबा है, मैं समय के अभाव में आपको इस ओर न ले जाते हुए सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि संसार भर में जुर्म से पीड़ित व्यक्ति यानी कि विक्टिम ऑफ क्राइम को सरकार द्वारा प्रतिकर यानी कि कंपनसेशन देने का दायित्व स्वीकारना शुरू कर दिया। इस बार संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रस्ताव लाए गए तथा महाद्वीपीय देशों यानी कि कॉन्टिनेंटल कंट्रीज में अपराधों के शिकार लोगों के दो मुख्य अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई। पीड़ित व्यक्ति के ये दो मुख्य अधिकार कौन कौन से हैं? पीड़ित व्यक्ति के ये दो मुख्य जो अधिकार रिकॉग्नाइज किए, ये हैं फौजदारी मुकदमों के दौरान उनकी प्रतिभागिता और फौजदारी न्यायालयों से प्रतिकर वसूल करना तथा उचित अंतरिम राहत प्राप्त करना। हमारे भारतवर्ष में क्या स्थिति है? हमारे भारतवर्ष में जुर्म से पीड़ित जो व्यक्ति है को प्रतिकर दिए जाने की दयनीय स्थिति को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरि सिंह बनाम सुखवीर सिंह जो एक मुकदमा था 1988 4 SCC 511 और 1988 AIR सुप्रीम कोर्ट 2127 में जो रिपोर्ट हुआ, उसमें उन्होंने ये कहा, मैं माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो शब्द बोले इस बारे में वो आपके समक्ष अंग्रेजी में ही प्रस्तुत करता हूं। Subsection 1 of Section 357 of CRPC provides power to award compensation to victims of the offence out of the sentence of fine imposed on accused. In this case, we are not concerned with subsection 1. We are concerned only with subsection 3. It is an important provision, but courts have seldom invoked it, perhaps due to ignorance of the object of it. It empowers the court to award compensation to victims while passing judgment of conviction. In addition to conviction, the court may order the accused to pay some amount by way of compensation to victim who has suffered by the action of the accused. It may be noted that this power of courts to award compensation is not ancillary to other sentences, but it is in addition thereto. This power was intended to do something to reassure the victim that he or she is not forgotten in the criminal justice system. It is a measure of responding appropriately to crime as well as reconciling the victim with the offender. It is to some extent a constructive approach to crimes. It is indeed a step forward in our criminal justice system. We therefore recommend to all courts to exercise this power liberally so as to meet the ends of justice in a better way. The payment by way of compensation must, however, be reasonable. What is reasonable may depend upon the facts and circumstances of each case.
The quantum of compensation may be determined by taking into account the nature of crime, the justness of claim by the victim, and the ability of accused to pay. If there are more than one accused, they may be asked to pay in equal terms unless their capacity to pay varies considerably. The payment may also vary depending upon the acts of each accused. Reasonable period for payment of compensation, if necessary by installments, may also be given. The court may enforce the order by imposing sentence in default. मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि भारतीय विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी जो 152वीं रिपोर्ट थी उसमें दंड प्रक्रिया संहिता में एक नई धारा 357 के बाद 357 ए जोड़ने का प्रस्ताव रखा और उसमें ऐसे लोगों को मुआवजा देने का प्रावधान रखा जिनके साथ कोई कस्टोडियल टॉर्चर हुआ होता है। और फिर उसके बाद माननीय विधि आयोग ने, लॉ कमीशन ने दोबारा से अपनी जो 154वीं रिपोर्ट थी उसमें दोबारा से जो पूरे संसार भर में इस बारे में जो कानून था उसको मद्देनजर रखते हुए एक नई धारा 357 ए जोड़ने का प्रावधान किया और फिर इसको सरकार ने पार्लियामेंट ने 2008 में एक संशोधन सीआरपीसी में ला करके एज ए 357 ए सीआरपीसी के तहत एक नई धारा को जोड़ा गया जिसमें कि ये सरकार का दायित्व बनाया गया कि वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिल करके अपराध से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए कोई कंपनसेशन यानी कि प्रतिकर का जो है वो प्रावधान एक स्कीम लाकर बनाए। जी, क्या हमारी राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश अपराध से पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर स्कीम 2019 से पहले भी इस प्रकार की कोई स्कीम लाई है? हाँ, हमारी जो हिमाचल प्रदेश सरकार है इसने जो ये स्कीम है इस स्कीम से पहले भी 2012 में हिमाचल प्रदेश अपराध से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर स्कीम 2012, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट सर्विसेज टू विक्टिम ऑफ रेप स्कीम 2012 तथा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन टू वुमेन एसिड विक्टिम स्कीम 2016 लाई थी जो अब इस स्कीम के आने के बाद निरस्त कर दी गई है। क्या यह स्कीम पूरे हिमाचल में लागू है तथा कब से है? यह स्कीम 11/10/2019 से जब ये गजट में प्रकाशित हुई उसके बाद पूरे हिमाचल में लागू है। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो पीड़ित व्यक्ति को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना तथा उसकी आवश्यकताओं पर आधारित सहायक सेवाएं जैसे आश्रय देना, परामर्श देना, चिकित्सीय सहायता देना, विधिक सहायता देना, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि देना है। इस स्कीम के तहत पीड़ित व्यक्ति कौन है? इस स्कीम के तहत पीड़ित व्यक्ति वह है जिसको किसी अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति हुई है और जिसका पुनर्वासन अपेक्षित है तथा उसकी मृत्यु की दशा में उसका या उसके आश्रित, संरक्षक या विधिक वारिस भी इसी श्रेणी में आते हैं। सर, आपने कहा कि इस स्कीम का उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करने का, तो ये वित्तीय सहायता कहां से प्रदान की जाएगी? जो राज्य सरकार है हमारी वो प्रतिकर निधि के नाम से एक निधि का गठन करेगी जिसमें से इस स्कीम के अधीन यथास्थिति पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रित, संरक्षक या विधिक वारिस जिसे अपराध के कारण
हानि या क्षति हुई है और जिसका पुनर्वासन अपेक्षित है, यानी कि रिहेबिलिटेशन रिक्वायर्ड है, को प्रतिकर की रकम अदा की जानी है उस फंड के से। राज्य सरकार स्कीम के प्रयोजन के लिए प्रति वर्ष अलग से बजटरी जो है वो प्रावधान करेगी। इस निधि का संचालन कौन करता है? इस निधि का जो संचालन है वो सदस्य सचिव स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करेंगे। इस स्कीम के तहत प्रतिकर के लिए पात्र व्यक्ति कौन होगा? इस स्कीम के तहत वह व्यक्ति पात्र होगा जिसके मामले की संस्तुति वह न्यायालय करेगा जहां उसका मामला विचारणीय होगा। यह प्रतिकर राशि किस स्थिति में उपलब्ध होगी? यह उस प्रत्येक मामले में उपलब्ध होगी जहां प्रथम सूचना रपट यानी कि एफआईआर दर्ज हुई है, बशर्ते वह मामला इस स्कीम के तहत आता हो। उपरोक्त प्रतिकर प्राप्त करने हेतु आवेदन कौन कर सकता है तथा उसे यह आवेदन कहां देना होगा? ऐसा आवेदन पीड़ित व्यक्ति या जहां पीड़ित व्यक्ति मानसिक अक्षमता के कारण आवेदन करने में असमर्थ है, या जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, या जहां पे पीड़ित बच्चा जो है वो माइनर है, तो उसके विधिक वारिश कर सकते हैं या उसके जो नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन है वो कर सकते हैं। और उन्हें ये जो आवेदन है वो संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या फिर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को देना होगा। प्रतिकर प्राप्त करने के लिए और कौन व्यक्ति पात्र होगा? जहां ट्रायल कोर्ट मुकदमे के फैसले के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि जो दंड प्रक्रिया की संहिता 357 के अधीन जो अधिनिर्णित प्रतिकर है, यानी कि जो उस द्वारा डिसाइड उन्होंने प्रतिकर किया है, कंपनसेशन किया है, ऐसे जो पूर्वासन रिक्वायर्ड है, रिहेबिलिटेशन रिक्वायर्ड है, उसके लिए पर्याप्त नहीं है, तथा जहां मामला दोष मुक्ति या उन्मोचन से समाप्त हो गया है, यानी कि जहां पे अक्यूज की या तो एक्यूटल हो गई है या तो उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है और पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वासन किया जाना है, तथा न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की गई है, बशर्ते पीड़ित व्यक्ति समय सीमा के भीतर संबंधित पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को या ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचना देता है, तथा मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस और अभियोजन के साथ सहयोग करता है। क्या व्यथित व्यक्ति को प्रतिकर पाने के लिए अर्जी किसी प्रपत्र पर देनी होगी? हाँ, उसे ये जो आवेदन है वो उस जिला में जहां पे अपराध किया गया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जो इस स्कीम के तहत उपबंध एक यानी कि जो एनेक्चर 1 है पर दिए गए प्रपत्र में देनी होगी। इसमें उसे पीड़ित व्यक्ति का नाम, आयु, माता पिता का नाम, पता, घटना की तिथि और समय, घटना का स्थान, आवेदक का नाम व ब्यौरा, पीड़ित व्यक्ति से संबंध, प्रथम सूचना इत्यादि भरने होंगे। अगर आवेदक अर्जी गलत प्राधिकरण में दे देता है तो क्या करना होगा? तो ऐसा जो आवेदन है वो जहां जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि पीड़ित के साथ अपराध का थोड़ा भाग एक क्षेत्र में और अपराध का दूसरा भाग दूसरे जिले में हुआ। ऐसी स्थिति में आवेदक को कहां आवेदन देना होगा? ऐसी स्थिति में जो आवेदक है जहां पे भी उसको उचित लगता है वहां का जो जिला प्राधिकरण है, विधिक प्राधिकरण है, वो वहां पर आवेदन कर सकता है। क्या कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब अपराधी का पता न चल पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? हाँ, ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर
के लिए पीड़ित व्यक्ति जो प्रतिकर के लिए पात्र माना जाएगा, तथा जहां पे अपराधी का पता नहीं चलता है या उसकी पहचान नहीं होती है और जहां पे अपराध का विचारण ही नहीं हुआ है, ऐसे मामलों में भी उसके प्रतिकर जो है वो दिया जा सकता है। प्रतिकर की मंजूरी के लिए क्या प्रक्रिया होती है? जब कभी सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की गई है या प्रतिकरण के अधिनिर्णय के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन किया गया है, तो उक्त प्राधिकरण मामले की जांच करेगा और पीड़ित व्यक्ति को रिपोर्ट किए गए अपराध से हुई हानि या क्षति बाबत दावे का सत्यापन भी करेगा। साथ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे सत्यापन के दौरान दावे की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए कोई अन्य आवश्यक सुसंगत सूचना मंगवा सकेगा और उपयुक्त जांच करने के पश्चात अनुसूची के जो उपबंधों के अनुसार 60 दिन के भीतर प्रतिकर निश्चित करेगा। इस स्कीम के तहत कोई अंतरिम सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी है? हाँ, जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जैसी भी स्थिति हो, पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को कम करने के लिए कम से कम पुलिस थाना का जो प्रभारी है वो यानी कि एसएचओ से नीचे वाला ऑफिसर नहीं होना चाहिए, एसएचओ के रैंक का कोई अधिकारी होना चाहिए, या फिर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर तुरंत निःशुल्क अंतरिम सहायता या चिकित्सीय सुविधा या कोई अन्य अंतरिम अनुतोष जो समुचित प्राधिकारी उचित समझे उपलब्ध कराने के लिए आदेश कर सकता है। अगर पीड़ित व्यक्ति को एक से अधिक हानि या क्षति हो तो उसे प्रतिकर कैसे प्राप्त होगा? जहां पर पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों को एक से अधिक हानि या क्षति हुई है, तो प्रत्येक व्यक्ति के मामले में जो देय प्रतिकर होगा वो अपराध के परिणाम स्वरूप जो गंभीर क्षति यानी कि जो सबसे बड़ी उसको जो कोई चोट लगी होगी वो उसके लिए दिया जाएगा। क्या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सक्षम न्यायालय दोष सिद्धि पर दोषी को सीआरपीसी की धारा 357 सब क्लॉज 3 के तहत प्रतिकर देने के आदेश पारित करता है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रतिकर का क्या होगा? इस स्कीम के तहत जो दिया गया प्रतिकर होता है वह हमेशा इस शर्त पर दिया जाएगा कि यदि न्यायालय इस अपराध मामले में निर्णय पारित करते समय अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 उप धारा 3 के अधीन प्रतिकर के रूप में कोई रकम संदाय करने का आदेश करता है, तो इस स्कीम के तहत दिए गए प्रतिकर के समतुल्य रकम न्यायालय द्वारा राज्य या विधिक सेवा प्राधिकरण जिसने प्रतिकर देने के आदेश दिए होंगे को सीधे अंतरित यानी के ट्रांसफर करने होंगे। ये न्यायालय की ही ड्यूटी है कि जब वो डिटरमाइन करे तब जो कंपनसेशन जो उसने दिया है मान लिया उसमें से उतने पैसे काट करके सीधे जिस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने वो अमाउंट कंपनसेशन का दिया है उसको सीधा ट्रांसफर कर दे। प्रतिकर का निर्धारण कैसे होगा? प्रतिकर का जो निर्धारण है वो जो मेडिकल ऑफिसर, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर या सब डिविजनल मेडिकल ऑफिसर के जो रैंक के अधिकारी हैं उन द्वारा जो डिसेबिलिटी है उसको असेस किया जाएगा और फिर उस डिसेबिलिटी अगर वो न्यायालय को ऐसा लगता है कि उसमें कोई खामी है तो वो एक कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा और उसके आधार पर जो है वो कंपनसेशन अमाउंट जो है वो डिटरमाइन होगा। और जो ये शेड्यूल है मतलब इस एक्ट का उसमें ये प्रावधान दिया गया है कि उसके आधार पर प्रतिकर जो है वो दिया जाए। प्रतिकर जो इस स्कीम के तहत निर्धारित किया जाएगा, आवेदक या आवेदकों को कैसे अदा किया जाता है? ये जो प्रतिकर है
वो आवेदकों को मतलब उसके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को ट्रांसफर करने के लिए जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आवेदक को अन्य निजी स्रोत से भी प्रतिकर मिलता है तो भी क्या इस स्कीम के तहत उसे पूरा प्रतिकर मिलेगा? जो अगर किसी अन्य सोर्स से जैसे LIC है या कोई दूसरे एक्ट के तहत उसको कोई कंपनसेशन मिलेगा तो वो जो कंपनसेशन है वो वर्चुअली इस स्कीम में जो दिए गया कंपनसेशन है उसी का एक भाग माना जाएगा। यानी कि वो जो उसको और जगह किसी सोर्स से कंपनसेशन मिलना होगा वो इस मतलब स्कीम के तहत दिया गया कंपनसेशन की माना जाएगा। और साथ में मैं बताऊं कि अगर बाई चांस इस स्कीम के तहत कंपनसेशन जो है वो 2 लाख रुपया असेस हुआ है किसी को देने के लिए, परंतु अगर उसे ऐसा लगता है कि कोर्ट को या लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को कंसर्न जैसे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है तो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि जो कंपनसेशन उसको किसी और सोर्स से मिला है जैसे 1.5 लाख रुपया तो उसको फिर सिर्फ इस स्कीम के तहत 50,000 रुपया ही कंपनसेशन दिया जाएगा। क्या इन्हीं विशेष अपराधों से पीड़ित लोगों को इलाज का भी प्रावधान इस स्कीम में है? जो भारतीय दंड संहिता की धाराएं जैसे 326A, 376, 376A, 376C, 376D और 376E के तहत जितने भी अपराध हैं या एसिड से जो संबंधित मामले हुए उनमें सरकार की चाहे वो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं चाहे दूसरे अस्पताल हो वहां पे 100% मुफ्त जो इलाज है वो करवाया जाएगा। इस स्कीम के तहत किस किस मामले में कितना कितना प्रतिकर दिया जाएगा? इस स्कीम में एक अनुसूची दी गई है कि वहां पे किन किन मामलों में कितना कितना प्रतिकर मिलेगा। जैसे एसिड कोई हमला हुआ है उसमें 3 लाख रुपया, अगर बलात्कार का कोई मामला है उसमें भी 3 लाख रुपया, नाबालिग के साथ कोई अगर शारीरिक शोषण हुआ है उसमें 2 लाख, मानव तस्करी जिस साथ हुई है और उसका अगर रिहेबिलिटेशन करनी है तो उसके लिए 2 लाख, बलात्कार को छोड़कर जो दूसरे कोई यौन अपराध हैं उसमें 50,000 रुपए, मृत्यु पर 2 लाख रुपया, गंभीर चोट के लिए 25,000 रुपया और जहां पे परमानेंट डिसेबिलिटी जो 80% से अधिक हो वहां पे 2 लाख रुपया, पार्शियल डिसेबिलिटी यानी कि आंशिक डिसेबिलिटी जो 40% और 80% के बीच में हो वहां पे 1 लाख रुपया, एसिड हमले को छोड़कर जो जलने से जहां पे शरीर के 25% से अधिक जो भाग हैं वो प्रभावित होते हैं वहां पे 2 लाख रुपया और भ्रूण हानि पर 50,000 रुपया, प्रजनन की हानि पर 1,50,000 रुपया और सीमा पार से अगर किसी पीड़ित महिला की मृत्यु हो जाए या फिर स्थायी डिसेबिलिटी जो 80% से अधिक हो तो उसके लिए 2 लाख रुपए और अगर ऐसे स्थिति में आंशिक डिसेबिलिटी जो 40% से अधिक हो और 80% से कम हो तो उसके लिए 1 लाख रुपया, अश्लील उद्देश्य के लिए बच्चे का इस्तेमाल करने पर उसके उत्पीड़न जो हुआ होता है उसके लिए 50,000 रुपया, मौत तथा बलात्कार का प्रयास करने पर यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर और रेप में 50,000 रुपया। क्या ऐसी भी कोई स्थिति या मामला हो सकता है जिसमें आप द्वारा बताई गई प्रतिकर राशि बढ़ाकर भी दी जा सकती है? हाँ, यदि जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी अगर आयु 14 वर्ष से कम है तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिकर की राशि है वो 50% से बढ़ाकर 50% बढ़ाकर मिलेगी। अगर सक्षम न्यायालय को यह लगता है कि किसी मामले की परिस्थितियों के मुताबिक आप द्वारा बताए गए प्रतिकर से अधिक राशि प्रतिकर को मिलनी चाहिए तो कौन फैसला करेगा? तो ऐसे मामले में जो सक्षम न्यायालय है
उसको ये लगता है कि जो कंपनसेशन इस स्कीम में निर्धारित किया गया है मिनिमम, उस जो मुकदमा है उसकी स्थितियों के हिसाब से अगर किसी विक्टिम को वो कंपनसेशन दिया जाता है तो वो नाकाफी होगा। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी रिकमेंडेशन करेगा और उस पे जो अंतिम फैसला है वो हिमाचल प्रदेश सरकार का होगा। ये जो आपने बताया प्रतिकर शारीरिक डिसेबिलिटी वगैरह के लिए दिया जाएगा, उस शारीरिक डिसेबिलिटी का निर्धारण कौन और कैसे करेगा? जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेडिकल ऑफिसर है यानी कि वो चीफ मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए या फिर ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। अगर कोर्ट उनके द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को रिजेक्ट नहीं करता है तो उसके आधार पर जो फिर कंपनसेशन डिटरमाइन होगा। क्या ऐसे भी कोई मामले हैं जिनका इस स्कीम के तहत प्रतिकर नहीं मिलना है? ऐसे मामले जिनमें पीड़ित व्यक्ति ने उसी अपराध की बाबत प्रतिकर का पहले कोई दावा कर लिया हो या घटना इतनी पुरानी है कि कोई साक्ष्य प्रतिकर देने के लिए नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कंपनसेशन जो है यानी कि प्रतिकर नहीं दिया जा सकता। क्या इस स्कीम के तहत प्रदान किया गया प्रतिकर किन्हीं परिस्थितियों में वापस भी करना पड़ सकता है? हाँ, जो इस स्कीम के तहत लिया गया प्रतिकर है वो मैं जो आपको स्थितियां बता रहा हूं उनमें वापिस भी लिया जा सकता है। नंबर 1, अगर जो पीड़ित व्यक्ति है वो पुलिस या अभियोजन के साथ मामले की जांच और विचारण के दौरान सहयोग करने में असफल रहता है। नंबर 2, पीड़ित व्यक्ति स्कीम के अंतर्गत कार्रवाइयों के संबंध में जिला या राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को पूर्ण सहयोग देने में असफल हो गया है या अपराध से संबंधित ऐसी सूचना को सही या सत्य बताकर प्रस्तुत कर रहा है जिसे वह जानता है कि वह सत्य नहीं है या वह सत्य कहने के लिए बाध्य होते हुए भी सत्य जो है वो नहीं कहता है और विधिक कार्रवाइयों के किसी भी स्तर पर मिथ्या साक्ष्य यानी कि झूठा जो साक्ष्य है वो देता है या ऐसे कार्रवाई के किसी स्तर पर मिथ्या साक्ष्य तैयार भी करता है यानी कि फोर्ज जो एविडेंस है वो तैयार करता है और उसे प्रस्तुत करता है तथा किसी अपराधी को जो विधिक दंड उसे मिलना चाहिए अपराध के लिए इस आशय से उसकी मदद करता है या साक्ष्य को छिपाता है जिससे कि वो उस अपराध से मुक्त हो जाए। इस पर सूचना विधिक सेवा प्राधिकरण को कौन उपलब्ध करवाएगा? इस बार जो सूचना है वो पुलिस को और अभियोजक को यानी कि प्रोसिक्यूटर को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, विधिक सेवा प्राधिकरण को, चाहे वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हो चाहे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उनको उपलब्ध करवानी पड़ती है। क्या पुलिस या अभियोजन पक्ष की लिखित रपट पीड़ित व्यक्ति से प्रतिकर वापस ले लिया जाएगा? ऐसी रपट जो है वही फाइनल नहीं होगी। इसमें जब ऐसी कोई रपट प्रोसिक्यूटर या पुलिस किसी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को देंगे तो उस रपट के ऊपर राज्य या जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वो इंक्वायरी करेगा और साथ में जो पीड़ित व्यक्ति है उसे भी नोटिस देगा और फिर उसका जो स्पष्टीकरण है उसको मद्देनजर रखते हुए फिर आदेश पारित करेगा कि ये जो मतलब उसको कंपनसेशन प्रतिकर दिया गया है वो वापिस लेना है या नहीं। अगर संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर वापस करना होगा तो क्या उसको वापस करने के लिए कोई समय सीमा तय होती है? और अगर समय सीमा में वो पैसे वापस नहीं कर पाता तो क्या होगा? हाँ, ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति है उसको जब भी कोई संबंधित जो प्राधिकरण है चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है
चाहे वो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जिस दिन ये प्रतिकर वापिस करने के आदेश करती है उसके 60 दिन के अंदर अंदर वापिस करना पड़ता है। और अगर वो जमा कराने में असमर्थ रहता है तो उसे भू राजस्व की राशि का जो बकाया होता है जैसे उससे वसूल किया जाता है उसी प्रकार वसूल किया जा सकता है। क्या संबंधित न्यायालय जहां मुकदमा जिस सिलसिले में पीड़ित को प्रतिकर इस स्कीम के तहत दिया गया है उसे इस स्कीम के तहत प्रदान किए गए प्रतिकर को सीआरपीसी की धारा 357A के तहत प्रतिकर प्रदान करती बार ध्यान में रखना होगा? हाँ, संबंधित न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 सबसेक्शन 3 के तहत प्रतिकर का आदेश करते समय इस जो स्कीम है उसके तहत दिया गया जो प्रतिकर है उसको भी ध्यान में रखना होगा। क्या इस स्कीम के तहत प्रतिकर का दावा करने की कोई समय सीमा है तथा क्या इस समय सीमा में कोई छूट भी दी जा सकती है? हाँ, ये जो दावा है उसको दायर करने की समय सीमा जो है वो 12 मास है, यानी कि 1 वर्ष है। और ये जो समय सीमा है वो निर्धारित होगी जिस दिन अपराध हुआ है उस दिन से। और परंतु अगर कोई जिला विधिक सेवा जो प्राधिकरण है उनको ऐसा लगता है या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि जो आवेदक है वो किसी कारणवश ये अर्जी जो है आवेदन पहले नहीं दे पाया है तो वो इसे 12 जो माह की समय सीमा है उसके बाद भी ले सकते हैं। अगर कोई आवेदक विधिक सेवा प्राधिकरण के फैसले से संतुष्ट नहीं है और तो क्या वो ऐसी स्थिति में अपील आदि कर सकता है? अगर हाँ तो अपील कहाँ करनी होगी? हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रतिकर देने के ना देने के मामले में निर्णय है या फिर प्रतिकर उससे वापस लेने के बारे में, इन दोनों स्थितियों में 90 दिन के अंदर अंदर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के समक्ष अपील दायर कर सकता है। परंतु जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर उनको स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को यह लगता है कि जो आवेदक है या जो अपील करता है वो किसी कारणवश 90 दिन के अंदर अंदर जो है ये अपील दायर नहीं कर सका तो वो 90 दिन के बाद भी अपील जो है वो मंजूर कर सकते हैं या ले सकते हैं। परंतु मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर कोई आदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पास किया है तो उसके विरुद्ध कोई भी अपील लाई नहीं करती, दायर नहीं होती। श्रीमान जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी अपराध से पीड़ित लोगों का तथा अगर किसी की मृत्यु भी हो चुकी है तो उसके विधिक वारसान आज इस चर्चा से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।